Hey guys, welcome back. And as I told you that in this video we are gonna discuss about key pair. तो लेट्स स्टार्ट एंड की पेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आपका जो इंस्टेंस है उसके साथ अगर कुछ भी एक्टिविटी करना है तो आपको की पेयर चाहिए रहता है। तो की पेयर इज़ लाइक अ पासवर्ड, ठीक है। की पेयर को मैं अगर सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो वो पासवर्ड जैसे ही है। इसको ऐसा मत समझो कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। की पेयर का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि आपका पासवर्ड आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड रहेगा वो ये की पेयर फाइल के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है बट मैं इतना सब नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। तो कैसा रहता है कि ये जो की पेयर फाइल रहता है, ये की पेयर फाइल आप चाहो तो जितने भी सर्वर्स आप बना रहे हो, इंस्टेंसेस आप बना रहे हो, उन सारे इंस्टेंसेस के लिए आप चाहो तो अलग अलग की पेयर फाइल्स रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ एक की पेयर फाइल बना सकते हो जब आप पहला इंस्टेंस बना रहे हो तब, और उसके बाद वो सेम की पेयर फाइल को आप यूज़ कर सकते हो आगे के इंस्टेंसेस जब आप बनाओगे उनके लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कीपर फाइल है, ये कीपर फाइल अब आपके लिए, या आप लोग पहली बार बना रहे होगे कीपर फाइल, तो आपके लिए कोई भी एग्जिस्टिंग कीपर फाइल नहीं है। जैसे मेरे पास चूज़ एन एग्जिस्टिंग कीपर है, जहाँ पर अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता तो मेरे पास ये दो कीपर फाइल है जिनको मैंने नाम, एक को अभिषेक दिया, एक को नोट दिया है, ठीक है। अगर लेकिन आपके केस में आपके पास अभी फ़िलहाल अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो अब कोई भी कीपर फाइल आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको जो है क्रिएट अ न्यू कीपर फाइल करके इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या रहता है कि आपको कीपर फाइल का नाम डालना रहता है। आप जो नाम चाहो वो नाम डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टेम्प करके नाम डाल रहा हूँ। अब इसके बाद टेम्प पे नाम डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कीपर फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है। जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक ये लॉन्च इंस्टेंस का बटन नहीं आएगा, ठीक है। पेम फाइल इसके लिए ये कीपर वाला जो फाइल है, इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो डॉट पी करके रहता है, ठीक है। तो इसको कभी कभी पेम फाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पे अपना जो कीपर फाइल है वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको अदर वर्ड्स में पेम फाइल भी बोला जाता है बिकॉज इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी एम है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने ये कीपर फाइल डाउनलोड कर लिया, दिस यू हैव टू कीप वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये कीपर फाइल किसी के साथ शेयर नहीं करना, अदरवाइज आपका जो इंस्टेंस है या जो आपका प्रोजेक्ट है जो इस इंस्टेंस पे अपलोड किया रहेगा आपने, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने कीपर फाइल या पेम फाइल यहाँ पर डाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे लॉन्च इंस्टेंस का जो बटन है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसको इंस्टेंस को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और ये डॉट पी एम फाइल का क्या यूज़ है, पी एम या पेम फाइल का क्या यूज़ है, किस तरीके से आगे इसको यूज़ करेंगे, वो हम लोग जब भी हम लोग का काम रहेगा, पेम फाइल का जब आएगा आगे स्टेज में हम लोग का पेम फाइल का भी यूज़ करने का रहेगा, तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं अपने जो इंस्टेंस है उसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस को। ठीक है, मेरा माउस कहाँ है, लेट मी सी। ठीक। तो ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो गया। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग, द फॉलोइंग इंस्टेंस लॉन्चेस हैज़ बीन इनिशिएटेड। ये आपका जो है ये इंस्टेंस का आईडी, हर एक जो इंस्टेंस आप बनाते हो वो हर एक इंस्टेंस का एक यूनिक आईडी रहता है, वो ये है। अगर आपको लॉन्च लॉग देखना है तो आप लॉग देख सकते हो, ठीक है। लॉन्च लॉग में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी इंस्टेंस लॉन्च होता है तो उसके अंदर कुछ बहुत सारे कमांड जो है वो रन होते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। जैसे आपका पीसी स्टार्ट होता है तो पीसी स्टार्ट होते वक्त बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें रन होती रहेगी, तो वैसे इंस्टेंस जब लॉन्च होता है तो उसके भी बहुत सारे कमांड्स रन होते रहते हैं। रन होकर फिर वो इंस्टेंस स्टार्ट लॉन्च होता है, ठीक है। तो वो सारे कमांड्स के बारे में अगर आपको जानना होगा तो ये व्यू लॉन्च लॉग देख सकते हो, ठीक है। गेट नोटिफाइड ऑफ एस्टिमेटेड चार्जेस, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे उतना अभी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो अभी व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं। व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो आपका जो इंस्टेंस जो आपने नया नया बनाया है वो इंस्टेंस आपका कौन सा वाला है। अगर यहाँ पर आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये वाला है, ये वाला इंस्टेंस है। यहाँ पर देख रहे हो डेट, यहाँ पर 6/2/2021 ये आज का डेट है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंस यहाँ पर है, देखो यहाँ पर इनिशियलाइजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी का आपका इंस्टेंस का डिटेल्स दिया गया है। ये आपका इंस्टेंस का आईडी है, एज यू कैन सी ओवर हियर। इंस्टेंस का स्टेट इज रनिंग, इंस्टेंस का टाइप क्या हमने सेलेक्ट किया था, t2.micro। स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइजिंग है। अलार्म्स क्या है, अलार्म्स क्या रहता है कि अगर आपका इंस्टेंस कभी बंद हो रहा है या आपका इंस्टेंस जो है या आपका जो सर्वर है वो काफ़ी हेवीली यूज़ हो रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो हेवीली यूज़ हो रहा है
सॉरी। तो हेविली यूज़ हो रहा है, और या फिर कुछ और चीज़ों का के लिए आप यहाँ पर अलार्म लगा सकते हो, सो दैट आपको अलर्ट आ जाए, ठीक है। इन अलार्म से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल आपका इंस्टेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको, आप अगर उसका अलार्म सेट करके रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगा कि और इंस्टेंस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली करके, तो वो मेल आ जाएगा, तो आप फिर चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका इंस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आ गया और वो ट्रैफिक लोड नहीं कर पा रहा है, काफ़ी हेविली यूटिलाइज हो रहा है आपका इंस्टेंस, जैसे 100% यूटिलाइजेशन है, तो 100% में से आइडियली बोला जाता है कि आप 80% या 70% ही सीपीयू को यूटिलाइज करें, ठीक है। और 70% तक जब ट्रैफिक आ जाता है कि 70% यूटिलाइज, इतना ट्रैफिक आ गया कि 70% तक यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको क्या करना रहता है कि आपको फिर ट्रैफिक को कम करने के लिए मे बी जो नया इंस्टेंस है उसको बनाना पड़ता है, या लोड बैलेंसर का यूज़ करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो वो बताता कैसे है, कौन बताएगा, ये अलार्म्स के थ्रू हम लोग को पता कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे ये अलार्म्स, हम ऐसा सेट कर सकते हैं अलार्म की, अगर मेरे इंस्टेंस पे 70% अगर मेरा इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उतने ट्रैफिक अगर आ रहा है मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, तो मुझे एक अलार्म का ट्रिगर हो जाएगा और उस अलार्म का मेल मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए अलार्म्स रहते हैं, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड ना, मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे आप लोगों को अलार्म के बारे में बताना है, सो दैट मैं भूलूँ नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अलार्म्स के बाद में हम लोग एक दो अलार्म सेट करके देखेंगे, ठीक है। तो अलार्म से एक टॉपिक है जिसको मुझे आपको बाद में कवर करना है, ओके। और एपी साउथ वन है, अभी एपी साउथ वन है क्या है, ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन है। हमारे पास याद रहेगा आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन था मुंबई के अंदर में, 1A 1B 1C। हमारा जो ये हमने यहाँ पे क्या सेट किया था कि कोई भी ऑटोमेटिक कोई भी अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट हो जाए, हमारे कोई प्रेफरेंस हमने सेट नहीं किया था जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे इंस्टेंस को, तो इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे जो है साउथ एपी साउथ वन करके जो हमारा अवेलेबिलिटी जोन है वो मुझे असाइन हो गया। ये क्या है, ये हमारा पब्लिक IPv4 DNS नेम है, DNS का नाम है ये हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, पब्लिक आईपी है, डीएनएस का पब्लिक IPv4, ये हमारा आईडी है, ठीक है। इसको आप बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा आपका नाम रहता है, ठीक है। ये हमारा पब्लिक का आईपी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ है, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या होता है ये हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल के लिए इलास्टिक आईपी हमने कोई भी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को असाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हाइफन है। IPv6 आईपी क्या रहता है, ये अगर कोई इंस्टेंस लिया रहता जिसमें IPv6 आईपी रहता, तो वो यहाँ पर IPv6 आईपी भी आता था, ठीक है। मॉनिटरिंग डिसेबल्ड है, आपको याद रहेगा, तो हमने जो वहाँ पर जब हम इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहाँ पे था कि एनेबल डिटेल मॉनिटरिंग करके, तो उसको हमने डिसेबल रखा था, ठीक है। बिकॉज कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपके लिए अप्लाई हो सकते हैं। और फ्री टियर में आई गेस आपको डिटेल मॉनिटरिंग अलाउड नहीं है, तो आपको ये डिसेबल रखोगे तो ये बेटर रहेगा। मैं आपको इनेबल करके दिखा दूंगा बाद में, इनकेस अगर टाइम मिला तो, या अगर मैं भूल जाता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई वीडियो में कि भाई ये इनेबल करके दिखाओ या इसके बारे में बताओ थोड़ा बहुत, तो जितना मुझे पता है उतना मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप नेम जो हमने वहाँ पे रखा था उस टाइम पे, वो सिक्योरिटी ग्रुप नेम यहाँ पर दिखा रहा है, सो दैट अगर हमें कभी जानना होगा कि भाई इस इंस्टेंस को मैंने कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप असाइन किया था, तो वहाँ मैं यहाँ से आके देख सकता हूँ, ठीक है। कीपैर का नाम भी दिखाता है कि इस इंस्टेंस को कौन सा कीपैर मैंने असाइन किया हुआ है, कौन सा कीपर है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का, तो वो कीपर का नाम यहाँ पर आता है, ठीक है। ये कीपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, कीपर डाउनलोड सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है जब आप वहाँ से, जब आप वो कीपर को असाइन कर रहे थे या बना रहे थे, उसके बाद आपको कीपर कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपसे वो कीपर का फाइल जो temp.pem फाइल पेम फाइल अगर गुम गया, तो फिर वो आपको मिलने से रहा, वापस से नहीं मिल सकता आपको वो, ठीक है। ये डेट है आपका कि कौन सा डेट में आपने ये इंस्टेंस को लॉन्च किया था, डेट और टाइम, ठीक है। सो आई होप अब मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी है। अभी हमारा जो इंस्टेंस का स्टेट है वो रनिंग है। यहाँ पर स्टेटस चेक्स क्या है वो देखो, यहाँ पे जो बाकी इंस्टेंसेस है मेरे वो 2x2 चेक्स दिखा रहे हैं, 2x2 चेक पास्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वाला इनिशियलाइजिंग है। अगर मैं अभी यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये भी 2x2 चेक्स पास्ट हो गया। तो होता ऐसा है कि जब हर एक इंस्टेंस जो है उसको दो सिक्योरिटी चेक से या स्टेटस चेक से गुजरना रहता है, ठीक है। तो अगर वो दोनों स्टेटस चेक पास कर लेगा, ये स्टेटस चेक कौन करता है, ये ऑटोमेटिकली स्टेटस चेक होता है कि वो इंस्टेंस प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली स्टेटस चेक होता है, और वो स्टेटस चेक AWS खुद से कर लेता है, उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इंस्टेंस 2x2 दोनों मतलब दो सिक्योरिटी ग्रुप में से दो स्टेटस चेक में से दोनों पास कर लेता है, तो ही उसको ग्रीन कलर यहाँ पर दिखाता है। अगर कोई इंस्टेंस ऐसा है जो दो सिक्योरिटी ग्रुप में से सिर्फ एक ही पास कर पा रहा है, तो वहाँ पर फिर रेड कलर में लिखा रहेगा कि 1/2 चेक्स पास्ट करके, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंस प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है उस केस में कि आपको जो है
राइट क्लिक करना रहता है, राइट क्लिक करके इंस्टेंस सेटिंग में नहीं, राइट क्लिक करके आपको रिबूट इंस्टेंस करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिबूट करने के बावजूद जो आपका ये है इंस्टेंस है वो उसमें वो दोनों दोनों स्टेटस पास नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको अपना जो इंस्टेंस है उसको स्टॉप करना है पहले। स्टॉप होने के बाद, जैसे मैं अभी स्टॉप करके आपको दिखाऊंगा, तो स्टॉप करना है पहले, स्टॉप करने के बाद वापस से आपको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो 2x2 का चेक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका वापस से दोनों चेक पास हो जाएंगे। अगर इनकेस वापस से फिर भी चेक पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इट्स टाइम टू चेंज ऑन इंस्टेंस, ये इंस्टेंस ख़राब हो गया है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ इंस्टेंस जो है वो ख़राब हो जाता है किसी XYZ प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स है उसको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से मूव करना रहता है और एक नया इंस्टेंस बनाना पड़ता है और उसके अंदर आपको उसको डंप करना पड़ता है या पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है कि आपको करना क्या है कि कभी कभी भी आपका अगर 2x2 चेक्स पास नहीं होता है तो आप पहले आप रिबूट करके देखो। रिबूट करने से काम बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो स्टॉप करो इंस्टेंस को, फिर थोड़ी देर बाद वापस से स्टार्ट करो, ठीक है। अब टर्मिनेट इंस्टेंस के मेरे बारे में मैंने बताया था। टर्मिनेट इंस्टेंस का मतलब है कि आप इंस्टेंस अपना डिलीट कर रहे हो, उसके अंदर के जो भी सेटिंग्स वगैरह की है आपने वो सब डिलीट कर रहे हो। अभी फ़िलहाल हमने हमारा जो इंस्टेंस बनाया है उसके अंदर फ़िलहाल हमने कोई सेटिंग नहीं करी है अभी तक, ठीक है। लेकिन हम आगे चल के अभी करने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल करेंगे, कुछ चीज़ें डालेंगे, कुछ फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड करेंगे, तो वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट इंस्टेंस का मतलब आपको पता हो गया, स्टॉप स्टार्ट इंस्टेंस का भी आपको पता हो गया, ठीक है। बाकी ये सब क्या चीज़ है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो नीचे यहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का यहाँ पर आईडी वहाँ पे से दिया गया है, डिटेल्स में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको आईडी दिया गया है। ये कॉपी का ऑप्शन है, इनकेस अगर आपको आईडी कॉपी करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। आपका IPv4 एड्रेस, मतलब बेसिकली आपका पब्लिक IP है, इसको पब्लिक IP बोला जाता है। ये पब्लिक IP यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर जो पब्लिक IP है वो सेम है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका पब्लिक IPv4 एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको भी कॉपी करना चाहते हो तो इस यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ओपन एड्रेस का मतलब है कि ये आपका जो IP है ये नए टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो है इस तरीके से आएगा, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट करके। ये इसके लिए आ रहा है बिकॉज आपके अभी तक आपने जो है अपने अपने अभी तक सिर्फ इंस्टेंस लिया, उस इंस्टेंस के अंदर में आपने वेब सर्वर वगैरह अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। तो वेब सर्वर कनेक्ट नहीं किया है तो इसके लिए आपका जो है अभी इस पब्लिक IPv4 मतलब इस IP एड्रेस पे कोई वेबसाइट या कुछ भी वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कोई वेब पेज अभी तक डाला ही नहीं, आपने सिर्फ अभी तक से इंस्टेंस लिया है। अच्छा, अब पब्लिक IP और ये पब्लिक IPv4 DNS या पब्लिक DNS, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये फ़र्क कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ IP एड्रेस है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर DNS नेम है। DNS नेम में इस तरीके से रहता है, ठीक है, EC2 लिखा रहता है क्योंकि ये EC2 का सर्विस का नाम EC2 है। फिर यहाँ पर जो है आपका IP एड्रेस लिखा रहता है। IP एड्रेस यहाँ पर हाइफन हाइफन है डॉट के बदले, लेकिन यहाँ IP एड्रेस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये जो इंस्टेंस है वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में वो लिखा हुआ है, कौन से रीजन में वो लिखा हुआ है। फिर उसके आगे ये compute.amazon.aws.com ये कॉमन रहता है हर एक इसमें, ठीक है। इसको भी ओपन करो, इसको ओपन करोगे या फिर इसको ओपन करोगे, दोनों को ओपन करने से आपका सेम आपका जो ये है वेबसाइट वही ओपन होगा, ठीक है। इसको भी अभी फ़िलहाल मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कुछ वेब पेज या वेब सर्वर बनाया नहीं है, ना ही वेब पेज डाला है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि google.com है ये, और ये गूगल का IP एड्रेस है। तो अगर आप गूगल का IP एड्रेस डालोगे या किसी वेबसाइट का IP एड्रेस डालोगे तो भी वो वेबसाइट वही वेबसाइट खुलेगा, या फिर अगर उसका प्रॉपर डोमेन नेम डालोगे तो भी वही खुलेगा। तो ये भी आप इसको ऐसी तरीके से समझो, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब प्राइवेट IP क्या रहता है? प्राइवेट IP भी रहता है हर एक इंस्टेंस का, जैसे पब्लिक IP रहता है वैसे प्राइवेट IP भी रहता है। पब्लिक IP आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो। प्राइवेट IP जो रहता है ये आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके इंटरनल यूसेज के लिए है। प्राइवेट IP का एक्जैक्टली क्या यूज़ है वो मुझे अभी तक नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन हाँ, इसका कहीं ना कहीं यूज़ आएगा, मैं जब भी मैं सीखूंगा कि इसका क्या यूज़ है तब मैं आपको भी बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए प्राइवेट IP आपका रहता है। सिमिलरली प्राइवेट IP के जैसे प्राइवेट DNS नेम भी रहता है, जिसको आप कहीं इंटरनली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंस का पब्लिक IP, पब्लिक DNS, प्राइवेट IP, प्राइवेट DNS रहता है, ठीक है। ये VPC ID है, जो आपने डिफ़ॉल्ट VPC वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर है। VPC ID भी आपको दिया गया है। सबनेट ID जो हमने सेलेक्ट किया था, सबनेट सेलेक्ट नहीं किया था हमने, नो प्रेफरेंस रखा था, बट ये ऑटोमेटिकली उसने AP साउथ 1 करके डाल दिया हमारा अवेलेबिलिटी जोन। तो ये उसका ID है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंस्टेंस का टाइप क्या है? T2.micro इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंस को स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ पे फिर स्टॉप लिख कर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी और भी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। इंस्टेंस डिटेल्स में प्लेटफॉर्म क्या है, अमेजॉन लिनक्स का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। EMI ID जो हमने सेलेक्ट किया था अमेजॉन लिनक्स, तो उसका EMI ID भी यहाँ पर है।
फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जो है वो डिसेबल्ड है। प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स है। EMI का नाम क्या है, ये EMI का नाम है, वैसे तो उसका निकनेम है या एलियास नेम है अमेजोन लिनक्स 2, बट अगर आप प्रॉपर नाम देखोगे तो ये उसका प्रॉपर नाम है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन हमने डिसेबल रखा है। इसका मतलब है कि भाई ये इंस्टेंस को मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इस इंस्टेंस को मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर आपको याद रहेगा तो वहाँ पर था कि इंस्टेंस को टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो हमने उसको ऑफ ही रखा था। लॉन्च टाइम कब उसको लॉन्च किया, EMI का लोकेशन क्या है, लाइफ साइकिल, ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि जिसका उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ता है। जितना मैंने बताया उतनी चीज़ें आपको समझने के लिए फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है। अब इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, ये तो हमारा डिटेल्स का टैब था। सिक्योरिटी का टैब में यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी का टैब में यहाँ पर हमारा ओनर का आईडी है, ये ओनर आईडी रहता है, लॉन्च टाइम रहता है। ओनर मतलब ये जो ये देख रहे हो, ये माई अकाउंट, ये जो आईडी है वही आईडी यहाँ पर भी है। अकाउंट आईडी है बेसिकली AWS का अकाउंट का आईडी, बिकॉज ये जो AWS अकाउंट है वही इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ओनर है, बिकॉज उसने बनाया इसको। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने लॉन्च 2006 न्यूज़ सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च किया था, उसका यहाँ पर नाम है। और ये हर एक सिक्योरिटी ग्रुप का भी एक यूनिक आईडी रहता है। जैसे मेरे सिक्योरिटी ग्रुप का ये आईडी है, आपके सिक्योरिटी ग्रुप का कोई और आईडी रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनबाउंड रूल्स, सिक्योरिटी ग्रुप जब हम बना रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ इनबाउंड रूल्स सेलेक्ट किए थे, मतलब कुछ हमने पोर्ट सेलेक्ट किए थे कि कौन कौन से पोर्ट्स को हमें अलाउ करना है हमारे सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो हमने पोर्ट नंबर 80 सेलेक्ट किया था, जो कि HTTP था हमारा वहाँ पर, तो वो पोर्ट नंबर 80 था। हमने एनीवेयर सेलेक्ट किया था, तो इसके लिए यहाँ पर 2 रोज़ बन के आ गए हैं उसके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने SSH भी सेलेक्ट किया था, जिसका पोर्ट नंबर 22 होता है, तो उसके लिए भी हमने एनीवेयर सेलेक्ट किया था, इसके लिए वो भी यहाँ पर आ गया है। फिर हमने HTTPS सेलेक्ट किया था, जिसका पोर्ट नंबर हमेशा 443 होता है, तो वो भी यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमने क्या क्या पोर्ट्स सेलेक्ट किए थे जब हम इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप में, वो सारे पोर्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। ठीक है। आउटबाउंड रूल्स देखोगे, ये इनबाउंड रूल्स है। इनबाउंड रूल्स का मतलब है कि ये सारे ज़रिए हैं, ये सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम कोई कमांड सर्वर को भेज सकते हैं। ठीक है। हम या कोई रिक्वेस्ट सर्वर को भेज सकते हैं। ठीक है। या सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं या सर्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब सर्वर से कोई कमांड जब बाहर जाने वाला रहेगा, सर्वर से कोई कमांड बाहर भी जाता है, तो सर्वर से जब कोई कमांड बाहर जाएगा, जैसे हमने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर भी उस रिक्वेस्ट को कहीं पे भेज सकता है। जैसे हम या तो हमें ही वापस भेज सकते हैं। एग्जांपल google.com पे या gmail.com पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद साइन इन पे क्लिक किया, तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो यूज़र नेम पासवर्ड का जो लॉगिन का जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाता है, एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स मुझे सेंड करता है। तो रिस्पॉन्स जो सर्वर जो भी चीज़ें सर्वर वापस आपको भेजता है उसको आउटबाउंड कहा जाता है। आउटबाउंड रूल्स उसको आउटबाउंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो ये आपका आउटबाउंड रूल्स में डिफाइन होता है। तो आउटबाउंड रूल्स में यहाँ पर देखो, पोर्ट रेंज में ऑल रखा है, प्रोटोकॉल में ऑल रखा है, डेस्टिनेशन में सारे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि भाई मेरा जो आउटबाउंड है, जो सर्वर मेरे तरफ रिस्पॉन्स जो सेंड करेगा वो कहीं पे भी भेज सकता है, किसी भी पोर्ट पे भेज सकता है, किसी भी प्रोटोकॉल पे भेज सकता है, वो सारी किसी भी IP एड्रेस पे भेज सकता है। मतलब यहाँ पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि भाई हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही पर्टिकुलर IP पे भेज पाएगा, वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेशन भी नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ इनबाउंड मतलब सर्वर तक रिक्वेस्ट कैसे भेजना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ यही पोर्ट से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो आना चाहिए, और सिर्फ ये स्पेसिफिक IP एड्रेस से ही हमारा रिक्वेस्ट आना चाहिए। लेकिन जो सर्वर अपना रिस्पॉन्स है वो किसी भी पोर्ट पे या किसी भी IP एड्रेस पे भेज सकता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है। ठीक है। तो इस आपको आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स क्या रहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में अगेन आपका कुछ IP एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कुछ इतनी मेजर चीज़ें नहीं है जो बताने लायक हम। और उसके बाद स्टोरेज में हमने रूट हमने EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर हमने वहाँ पे रखा था, 8 GB का लिया था हमने रूट स्टोरेज। तो वो कहाँ पे माउंट हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ कौन से पाथ पे कनेक्ट हुआ है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट डिवाइस नेम, यहाँ पर /dev/xbdm। फिर उसके बाद हमारा रूट डिवाइस का टाइप क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर टाइप है हमारा। EBS ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल्ड है। EBS ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मुझे अभी डिटेल आइडिया नहीं है या मैं भूल रहा हूँ EBS ऑप्टिमाइजेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, बट आई लेट यू नो लेटर ऑन अगर मुझे याद रहेगा तो। फिर उसके बाद ब्लॉक डिवाइसेस, यहाँ पर जितने भी हमने EBS वॉल्यूम्स लिए थे, हमने क्या किया था याद अगर आपको याद रहेगा तो, एक EBS वॉल्यूम लिया था जिसको हमने रूट वॉल्यूम बोला था, और
और वो 8 GB का था, ठीक है। तो हर एक वॉल्यूम जो बनता है हमारे लिए, हर एक वॉल्यूम, ये देखो ये 8 GB का वॉल्यूम हमारे लिए बना है। तो ये 8 वॉल्यूम, जो हर एक वॉल्यूम रहता है उसका भी एक आईडी रहता है। जैसे हर एक चीज़ का यहाँ पे एक यूनिक आईडी रहता है, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी रहता है, इंस्टेंस का आईडी रहता है, यूनिक आईडी, ये सारे वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम का भी एक आईडी रहता है। तो ये वाला वॉल्यूम हमारे लिए बना है, ये वॉल्यूम का ये आईडी है। डिवाइस नेम ये वही है, /dev/xvidea, ये कहाँ पे माउंट हुआ है वो। इसका साइज़ क्या रखा है हमने, ये अटैचमेंट स्टेटस, ये वॉल्यूम जो है अभी फ़िलहाल के लेवल स्टेज पे हमारे इंस्टेंस से अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अटैच लिखा है। अगर ये वॉल्यूम हम डिटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटैच कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये वॉल्यूम हम डिटैच भी कर सकते हैं। कब अटैच हुआ उसका टाइम है, इनक्रिप्टेड है या नहीं है, तो फिलहाल नहीं रखा था हमने। डिलीट और टर्मिनेशन, ये फिलहाल मैंने यस कर दिया इस बार, लेकिन उस टाइम पे मैंने चेकबॉक्स में अनचेक किया था। लेकिन बाद में जब मैंने वापस इसको रन कर सेटअप करा था तो मैंने यस कर दिया था, ठीक है। आप लोग को जैसे मैंने बोला था, आप नो करके रखो। तो नो करने से क्या होगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को राइट क्लिक करके टर्मिनेट भी कर देता हूँ, तो भी आपका जो इंस्टेंस है, ये वाला जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम डिटैच हो जाएगा, वो वॉल्यूम उसके साथ में डिलीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके उस वॉल्यूम के अंदर में जितने भी फाइल्स रखे थे आपने, प्रोजेक्ट के फाइल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स, वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये मोस्टली नो ही रखना है, सो दैट अगर आप टर्मिनेट भी कर दो तो भी आपका जो ये वॉल्यूम है वो डिटैच हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा। अगर आपको फिर भी उसकी ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अलग से जाकर डिलीट कर सकते हो। वो हम कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको डिलीट ऑन टर्मिनेशन को नो ही किया करो, नो रखा करो, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज का। अब स्टेटस चेक क्या है, स्टेटस चेक वही वाला स्टेटस चेक है, 2x2 स्टेटस चेक है। यहाँ पर देखो सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ड, तो एक जो स्टेटस चेक है वो सिस्टम रीचेबिलिटी, सिस्टम तक रीच कर पा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद एक स्टेटस चेक है वो इंस्टेंस रीचेबिलिटी का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 स्टेटस चेक्स हैं। अगर रिपोर्ट इंस्टेंस स्टेटस, यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ बेसिक मॉनिटरिंग जो रहता है ना कि डिटेल लेवल मॉनिटरिंग, बिकॉज वो तो हमने डिसेबल किया था जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ये मॉनिटरिंग क्या है कि ये मॉनिटरिंग बेसिक लेवल मॉनिटरिंग है, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ्स दिखाए गए हैं। इन ग्राफ्स का डिटेल मतलब तो मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया है कि हर एक ग्राफ का, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्राफ्स का डिटेल मतलब जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जिसमें से ये वाला ग्राफ सबसे प्राइमरी ग्राफ है। यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन परसेंटेज, मतलब कि हमारा जो CPU है, हमारा जो ये इंस्टेंस है, ये कितना परसेंटेज यूटिलाइज हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल ये हमारा 0.133% यूटिलाइज हो रहा है, और अभी तो फिलहाल उससे भी कम है, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तब ये यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। CPU क्रेडिट्स क्या होता है, CPU क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, CPU क्रेडिट का यूसेज क्या होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग आगे चलकर, ठीक है। यहाँ पर उसका 1 घंटे का स्टेटस देखना है आपको तो 1 घंटे का देख सकते हो। 3 घंटे का देखना है तो 3 घंटे का, वापस लोड करोगे तो 3 घंटे का आपको जो भी रिपोर्ट्स रहेगा वो दिखा देगा। टैक्स अगर आपने कुछ दिया रहेगा जब आप इंस्टेंस को बना रहे होगे तो वो टैक्स यहाँ पर दिखते हैं। अभी भी देना चाहो तो दे सकते हो मैनेज टैग पे क्लिक करके। तो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी हमने एक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे इस इंस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।